साधुवाद सत्कार और सभी को आनंद आएगा और काफ़ी व्यस्त समय से आप जैसे विद्वत जनों के परिवारों के बीच में आज हमें बोलने का अवसर मिल रहा है। अंदर से बहुत खुशी हो रही है। सर्वप्रथम जो मेरे गुरु हैं सुभाष पालेकर पद्म भूषण से सम्मानित है। परिचय के साथ अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। उनके फॉलोअर्स 6 देशों में हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस और भारत, ऐसे करके 6 देशों में है। उन्होंने अभी तक 5-5 दिन के 5,500 शिविर प्राकृतिक कृषि पे किसानों को बीच में किए हैं निःशुल्क। और उनके फॉलोअर्स लगभग जो प्रत्यक्ष फॉलोअर्स हैं वो 65 लाख के आसपास हैं। उसमें से मैं अशोक मीना उनका फाउंडर मेंबर के रूप में अपने आप को गौरवान्वित करता हूं। और इस बीच में 60 लाख किसान लगभग, जो हमारा शुद्ध देसी बंसी गेहूं है वो ही उगाता और खाता है। बंसी गेहूं की थोड़ी सी विशेषता है कि उसमें 11.8% से लेके 14% तक प्रोटीन कंटेन करने की क्षमता है। उसको आज के हमारे कृषिविद वैज्ञानिकों ने क्रॉस करने का सोचा 2 बार। वो क्रॉस नहीं हुआ, अपने अस्तित्व में वापस आ गया और उसे ही मैं 14 साल से उगाता हूँ, खाता हूँ। और उन्हीं के मार्गदर्शन में पालेकर गुरुजी के मैंने 12-14 राज्यों में यानी उड़ीसा तक किसानों को 20 सीड्स के रूप में बंसी गेहूं पहुंचाया है, वाई ट्रेन या अन्य साधनों से। और मैंने पालेकर गुरुजी की जो 28 साल की उनकी तपश्चर्या रही है ये प्राकृतिक कृषि की खोज में, कि प्रकृति क्या क्या देती है। और माना जाए तो प्रकृति के हम सभी बच्चे हैं। प्रकृति माता में बहुत मिठास है और उनकी जो विधि है वो मिठास से ही हमें अनुग्रहित करती है। उसकी विधि अभी बाद में बताएंगे। तो मैंने उनके 5-5 दिन के बड़े परिश्रम से 12 शिविर अटेंड किए। बहुत सारा ज्ञान, अथाह ज्ञान उनके अंदर मैंने देखा। मैं गया, मैंने कहा और इनसे चाहिए और इनसे चाहिए। तो बहुत अथाह ज्ञान है उनके पास। और अभी उन्होंने मुझे विशेष मध्य प्रदेश में राजनीति आयोग की मीटिंग थी तो मुझे उन्होंने पहुंचाया और मैंने वहाँ 2-3 विषय रखे। उसके बाद अभी सीएट में भी मीटिंग थी जो राष्ट्रीय स्तर की थी, उसमें भी मैं गया। वहां भी मैंने उनकी जो विधि है कृषि की वो अपना विषय रखा। कल भी मैं एक शिक्षक वो थे सभी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष थे शिक्षक संघ के और भी प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के विशेष कार्यक्रम था तो उसमें भी मैंने अपना ये विषय रखा। मैं बिल्कुल एक कहते हैं ना पागल यानी जो गल को पाले वो पागल। तो उस तरह से मैं हर सब लोगों के बीच में यही विषय रखता हूं कि आज हमारे जो पहले बड़े बूढ़े हुआ करते थे उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि मैं यहाँ भी कुआ बाड़ी खुदवा रहा हूँ तो फूड के पौधे लगाऊं। तो विशेष 3-4 फूट के पौधे वो लगाते थे, जामुन, कटहल, आम, अमरूद। आज वो पीढ़ी को वो खाने तो नहीं मिल रहे हैं, प्लस में उन्हें या तो नरवाई के द्वारा वेस्टेज जो अनाज की होती है उसके द्वारा जला दिया जाता है या काट दिया जाता है, लेकिन आज कोई नहीं लगा रहे हैं। और फूड
हमारे जीवन में बहुत विशेष है। क्यों विशेष है कि अगर कृष्ण भगवान को दूध, माखन, घी का उन्होंने समाज को संदेश के रूप में सभी को प्रदान किया, और श्री राम जी को कैकेयी मैया चाहती तो 4 महीने का वनवास दे देती, 4 वर्ष का दे देती। उन्होंने कहा मेरा राम 14 वर्ष फूड ही खाएगा। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया, अनेक अनेक कारणों से, सब जानते हैं आप। तो फूड का इतना महत्व है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम यदि है तो फूड में है। और फूड में भी मैं बताऊं कि केला और आंवला, तो ये विषय ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य बिंदु पे हम आते हैं, और आपसे जो भी जिज्ञासा हो सवाल भी पूछिए, क्योंकि मैं एक अपने आप में समझता हूँ, मैं आपके ही जैसा हूँ, और जितना मैं मुझे आएगा मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। लेकिन मेरा खुद का 14 वर्ष का परिश्रम रहा है कि मैं आपके बीच में उसे बड़ी विस्तार पूर्वक रखूं, ताकि आपको भी वो अच्छा लगे, और लगेगा और आप करें। तो सर्वप्रथम मैं आता हूं कि हमने 14 साल से बंसी गेहूं उगा रहे हैं। बंसी गेहूं की विशेषता है कि उसका सिमई और दलिया तो स्वयं में वरदान है, और उसमें जो आयरन है, फैट है, ऊर्जा कैलोरीज है, और कैल्शियम है, विटामिन ए है, ये बड़ी प्रचुर मात्रा में है। और अभी मैंने जो सह फसली और जो मॉडल तैयार किया है उस पे भी हम आएंगे, और उसके खर्च भी बताएंगे और उसकी आमद भी बताएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे प्रारंभ करता हूं कि 4 साल पहले हमने खपली गेहूं उगाया। खपली गेहूं देसी गेहूं है। इनका वृतांत से मिलता है, भरत जी से मिलता है कि इन्होंने ये उगाते थे, खाते थे, स्वतः ही उगे आते थे पहले, और उनको खाते थे खल्लड़ में कूट के। और बाकी जो गेहूं है सब विदेशी है, लेकिन खपली गेहूं हमारे पुरातन काल हमारे देश का है। खपली गेहूं की विशेषता है कि वो कुसी में आता है, और उसे राइस मिल में ले जाना होता है, तब दाना निकलता है। खपली गेहूं इडली में बहुत प्रसिद्ध है। उसका हम चाहे तो 75% उसका आटा, 25% दूसरे आटे, जो भी गुलाब जामुन पाउडर है, या मालपुआ बनाना है तो दूसरे गेहूं का आटा है, या हमें मालपुआ, गुलाब जामुन और इडली प्रसिद्ध है, बहुत आयरन है। और तीसरा गेहूं हमने उगाया सोना मोती, तो इसकी बहुत विशेषता है। चौथा गेहूं हमने उगाया देश से, काटा भी बोलते हैं, ये भी बहुत फाइबर है, ऐसा इसका लाल, और वाटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इनकी सबकी अनेक अनेक अलग अलग विशेषताएं हैं। काठी ग्वाला गेहूं भी उगाया है, बहुत लंबा। ये 5 प्रकार। और अभी, और मैंने कहा हूं कि मुझे लेगी जो हमें कोलेस्ट्रॉल से बचाती, हार्ट अटैक से बचाती है। और वो लहसुन है, हमारी कांसिया लहसुन देसी, खोजी और उसको भी। और हमारे एक मित्र थे, क्या कर रहा था, उनके पास एक जामुन दे, उनमें एक तो फल की गुठली छोटी है और जामुन बड़ी है, बहुत मिठास है। और उस जामुन को भी मैं, यानी कि कहें तो मैं बुलुट से गया, और 12 घंटे मैंने बुलुट चलाई, जामुन को मैं लेके आया। एक ब्लैक गन्ना हमारे मित्र से मैंने यहाँ उसको उगाया, अलग पन्नियों में, जो भी आते हैं मैं उनको। गन्ने की विशेषता है
उसके जो रस है उसमें फास्फोरस बहुत होता है। फास्फोरस का शमन करता है। आपका कफ बढ़ा हुआ है तो घटाएगा। कफ घटा क्योंकि जो हमारे त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनका बैलेंस होना चाहिए। अप एंड डाउन होता है तो समझ लीजिए कि 48-50 बीमारियों को एक ही ये आमंत्रण करता है। अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को सुबह शाम चूसता हूँ उसका रस। के बाद ही लेता हूँ तो उससे कहते हैं ना कि ये हमारी जो जाब है, मसों की भी एक्सरसाइज होती है, प्लस हमें मिठास मिलती है। लेके आ रहा हूँ तो उस गन्ने का घर ही सुबह सुबह हम नींबू डाल के जूस लिया करेंगे। और अब हम जो हमारा जंगल मॉडल है, यानी कि पंचलहरी फूड बागवानी, वो मैं 1 एकड़ का कंसेप्ट के सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें बेड पे होता है और ये कंसेप्ट पहले हमने महाराष्ट्र अमरावती क्षेत्र में गए, नागपुर काटोल जिले में, गुजरात गए, राजदीप पटेल का वहां गुजरात में देखा, यूपी गए, यूपी में संजीव जी हैं, निसुरखा बुलंदशहर, और भी जगह जगह में के साथ में गया तो बहुत सारे विजिट वहां किए, बहुत सारे किसानों के बीच में सब ये मॉडल देखे। क्योंकि कोई भी चीज हो हम पहले उसे मोबाइल पे देखते हैं या कागजों में पढ़ते हैं तो जरूर हमारे जो मस्तिष्क माइंड को 25% वो चीज आकर्षित करती है, लेकिन 50% के आकर्षित करने के लिए आपको फील्ड पे जाना होता है। और फिर आप फील्ड पे जाके देखेंगे तो बिल्कुल आपको अवेयरनेस 50% बढ़ेगी। और फिर करवाएंगे तो आप 75% आपको आनंद स्वयं करेंगे तो 100% वो चीज का आपको अनुभव होगा और 100% आप कॉन्फिडेंट ही होंगे। तो अभी जो बेड हमने बनाया है, जैसे धान के गड़े होते हैं इस तरह से उसमें पाल बनाई गई है। क्योंकि आज कोई भी क्रॉप हो हमारे भूमाता पे, केवल गेहूं को छोड़ दें तो हर एक क्रॉप को, चाहे वो सब्जी हो या कोई भी हो, हम यदि बेड पे लगाएंगे तो बहुत ही सुगम और हर मौसम सहन करने की उसमें शक्ति होगी और उसमें कोई अधिक बरसात से गलाव नहीं होगा और जो केशाकर्षण शक्ति है वो भी अच्छे से कार्य करती है। तो इस विषय पे अपन आते हैं। सर्वप्रथम हमने 1 एकड़ में 11 बेड बनाई है और वो जैसे धान के गड़े बनाते हैं उस तरह से उस पे जो पाल है वो पाल बना दी जाती है और उसकी पाल की ऊंचाई जैसे अपनी कमर जो होती है इतनी ऊंचाई होती है। और वो पाल जो बनाते हैं तो पहले हम चूने की लाइन डाल देते हैं ताकि आड़ी टेढ़ी ना हो। चूने की लाइन के बाद में अ, चूने की लाइन के बाद में उसकी जो ऊंचाई है फिर उस पे ट्रैक्टर वो पाल बीच में हो जाए, ट्रैक्टर के दोनों जो पहिए हैं चारों वो दोनों साइड हो जाए। पीछे कल्टीवेटर रहता है, उसके पीछे लोड रहता है ताकि एक आदमी बैठ जाए तो उसमें बैलेंस रहे। उस फिर पाल को चौड़ा किया जाता है। उसकी चौड़ाई लगभग 6 फीट चौड़ाई हो जाती है। दूसरी पाल का जो हम चूना डालेंगे वो 20 फीट दूर डालेंगे। तो फिर वहाँ पाल हम लेंगे और उसकी चौड़ाई भी उसी तरह से हमें करनी है। ऐसी हम पहले 11 पाल बना देते हैं। 11 पाल में जो भूमि का समतलीकरण रहता है, जिसे हम एक ढाल कहें या बड़ी क्यारी के रूप में कहें, वो 10 रहती है और उसमें हमारा ट्रैक्टर आसानी से कोई भी अनाज की क्रॉप को बो सकता है इस तरह से। अब जो पाले हैं हमारी, उसमें जो 1 एकड़ का एरिया, हमें उसमें प्रति साल
किसी भी तरीके से, एक बार में या 2 बार में, से 25 कुंटल घनजीवामृत डाला जाता है। वो घनजीवामृत बनाने की प्रोसेसिंग भी बताएंगे। और उस पाल पे, एक पाल होती है 205 फीट, 205 लंबाई होती है। सब ये एरिया की, और चौड़ाई हो गई 208 फीट। इस 451 पौधे रोपित करना है। वो पौधे रोपित कैसे होंगे, अब उनकी भी विधि, 451 पौधे के और उनकी विशेषता भी हम बताएंगे। इसमें 3 स्तर के पौधे हैं। एक है जो 5 साल तक हम उसका आनंद लेंगे, यानी लेंगे, और एक है मध्यकालिक, जिसकी आनंद उपज हम 25 से 30 साल तक लेंगे, और एक है दीर्घकालिक की 100 साल तक की उपज हम लेंगे। तो हम उसकी विविध रचना पे आते कि जो बेड है उसकी चौड़ाई 6 फीट है, दूसरी बेड की भी चौड़ाई 6 फीट है, और इनको 3 फीट बेड का आधा हिस्सा माइनस होता है, आधा हिस्सा जब ये डाउन में चली जाती है, और ऐसे करके हमारा सेफ जो है 12 से 12.5 फीट बीच का एरिया जो सेफ बचता है, अनाज की तरह ले। मैंने तो अभी उस बेकरण है उसमें अंतर्वर्तीय फसल लगाई है। तो यानी कि 2 लाइन मैंने गेहूं की लगाई है, फिर 2 लाइन एक ऐसा पूरा उस इस तरह से गेहूं की है, तो 2 गेहूं की, 2 मेथी की, 2 गेहूं की, 2 मेथी की, फिर तीसरे में 2 मसूर की, 2 गेहूं की, 2 मसूर की। चन चने में भी 2 लाइन गेहूं की है, फिर 2 चने की, 2 गेहूं की। अब इसका महत्व में अंतर्वर्तीय फसल का बताता हूँ। हमारा वायुमंडल में 5 किलो यदि हवा है, तो उसमें 4 किलो नाइट्रोजन है। अब गेहूं के बगल में हमने जो वो 2 दलीय अनाज का महत्व है। तब ईश्वर ने हमें पृथ्वी पे पहुंचाया था, तो उन्होंने हमारे लिए यहाँ अनाज की पहले ही व्यवस्था कर दी, और उसमें भी जो अनाज है वो 2 दलीय है। मैं थोड़ा सा यहाँ घूमते हुए भी ये अपना प्रेजेंटेशन आपके समर्पित करूंगा, क्योंकि मैं अपना जो मॉडल है छोटा सा उसमें भी मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो आप खाते हुए भी अपना शब्द में आपको प्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, 2 दलीय का मतलब होता है जो जिसमें 2 भाग हो जाए, और 2 दलीय में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन है तो वो 2 दलीय हमारे जो अनाज हैं उनमें है। और देखिए, सबसे पहले मैं अपने यहाँ रोल मॉडल, अभी हमने ज्यादा नहीं समय 3 महीने हुआ है, लेकिन मैं 3 महीने इसमें ही बिल्कुल खड़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ।
ये जो पौधे हैं ये करीबन 15 साल इन्हें हो गई है, और ये देखिए ये नारियल है डार्फ का, और यहाँ जो देखिए पानी का प्रबंधन है, ये ड्रिप लाइन है, टपक सिंचाई है, लेकिन चारों तरफ से बेंड के द्वारा इन्हें ये केला है, यहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है केले को, तो है टी लगाई हुई है। ये बेड पे है, लाल आलू है, जी आदरणीय, आपकी आवाज आवाज और वो दोनों चले गए हैं चित्र। जी वहां पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। नहीं आ रही है, नेटवर्क में थोड़ा सा आइए। श्रृंगारिया जी आप संभालो जब तक। जी वहां पे मैंने खुद जाके देखा है उनका मॉडल, बहुत प्राकृतिक छटा देखने को मिलती है। बिल्कुल उन्होंने घर के पास ही अपना मॉडल तैयार किया है। और कौन से गांव में है? लोकेशन भोपाल ये में? भोपाल से कितने दूर? ये आपका जो बाईपास है ना, बड़ा जो मेन बाईपास जो बना हुआ है बाद में, उससे लगा हुआ है, थोड़ा ही अंदर पड़ता है उनका गांव। चांदपुर गांव है। चांदपुर। चांदपुर जी। नहीं, किस तरह ये बाईपास? आपका राजीव गांधी कॉलेज के पास है ना। राजीव अरे ये हाँ हाँ, उसी तरफ पड़ेगा। दामाखेड़ा जो है ना, दामाखेड़ा से 2-3 हाँ किलोमीटर है। अरे दामाखेड़ा हेलो जी। बताओ भाई। ये मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं, उनको सुन ले जी भाई। हाँ। जी जी आदरणीय अशोक जी, आप जुड़ गए हैं, आपको आवाज आ रही है? एक दो मोबाइल चालू है, बंद कर ले में। आदरणीय मीना जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीना जी। आप म्यूट है, आपका जो ये माइक जैसा बना हुआ है ना, उसको एक बार वो करें तो आपकी आवाज आना शुरू हो जाएगी। नहीं डॉक्टर रोशन लाल जी, हमारे आदरणीय मीना जी जुड़े नहीं हैं, मैं कॉल करती हूँ, और तब तक आदरणीय मुनीलाल भैया जी आप मंच पर नहीं, आदरणीय नारायण जी ने वहां उनको देखा है, उनका फार्म तो उसका विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। जी श्रृंगारिया जी। श्रृंगारिया जी आवाज आ रही है मेरी? वो थोड़ा फोन लगाने गए हैं। जब आप संभाले मोर्चा। जी मैं उनको डॉक्टर कॉल कर बाबा रहा था, इसलिए थोड़ा जी कॉल जी कर जी। जी अनम्यूट करना श्रृंगारिया जी। श्रृंगारिया जी म्यूट हैं आप? जी लेफ्ट हो गए हैं। जी आदरणीय डॉक्टर राहुल जी। जी साधन को प्रणाम। निश्चित रूप से बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, और आदरणीय पालेकर जी के जो सूत्र हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं, और
ये जो प्राकृतिक खेती के और जो प्रमुख सूत्र हैं उनमें से अगर इनको हम छोटी छोटी चीजों को अगर पकड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि कई बार आदमी असफल होता है और वो असफल होने के बाद सारा ठीकरा अगले की तरीके पर फोड़ देता है, तो वो उससे थोड़ा सा बचें और प्रयास ये करें कि जो चीजें हैं उनको अच्छे से समझें, क्योंकि जो सफल मॉडल है उसको देखें और उसके हिसाब से, क्योंकि जितने भी ये प्राकृतिक खेती के और जैविक खेती के तौर तरीके हैं इनमें आपका मानव श्रम ज्यादा लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस तरह से इन विधियों को करें। और जैसा अभी आदरणीय मीणा जी बता रहे थे, तो इसमें मल्टीपल क्रॉप आपको लेनी है। जब भी आप प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर सिंगल क्रॉप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए ना करके अगर छोटे छोटे मॉडल बनाए, 1 एकड़ 2 एकड़ के मॉडल बनाए और उसमें अगर हम इस तरह के प्रयास शुरू करें तो ये आगे के राह जो है वो हमारी अच्छी होगी। अभी मीणा जी जुड़ते हैं तो हम उनको सुनेंगे। और जैसे जीवामृत बनाने की बात है तो हमारे पास हमारी गौ माता है, गौ माता, और उनका देशी गौ माता से हम गौमूत्र और गोबर लेकर उससे हम जीवामृत बनाते हैं। ज्यादातर हमारे जो योगाहारी परिवार के सदस्य हैं वो जीवामृत बनाना जानते हैं, फिर भी राव सर, चाहे मैं एक जीवामृत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता आपसे। आदरणीय अशोक मीणा जी जुड़ चुके हैं, योगाहार मंच पर है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है ना जी? आदरणीय अशोक मीणा जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता जी, आप जुड़ चुके हैं। आपको आवाज आ रही है? अभी म्यूट पे है वो। नहीं, उनकी बात हो गई थी तो वो कह रहे थे मैं जुड़ चुका हूँ दूसरे मोबाइल से, इसलिए। जी, बेसब्री से इंतजार है। अभी जुड़े नहीं, शायद वो जुड़ चुके हैं ऐसे कह रहे थे, मगर मैंने कॉल किया तो मैं रावत साहब से एक क्वेश्चन कर रहा था छोटा सा, क्या जैविक खेती बगैर गाय के हो सकती है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गाय नहीं पालते, तो वो कर सकते हैं क्या? ये जैविक खेती अगर करना है तो आपको गाय तो पालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्य उसके वो है तक वो गाय से ही आपके परिपूर्ण होंगे। क्योंकि हम एक आध चीज को अगर हम बोलेंगे कि हमने ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लिया, पर बाकी चीजें जो जैविक खेती की है, हम उसके जो कीट नियंत्रण के और व्याधि नियंत्रण के जो तौर तरीके की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गौमूत्र और गोबर पे जाना ही पड़ेगा। वो उसके बहुत बिना बढ़िया सर, यही सुनना चाह रहा था आपसे। दूसरा सर, हम लोग जैसे जैविक कार्बन अगर बनाते हैं, एक ड्रम में जो हमारी सूखा भूसा है और जो पराली पड़ी हुई है उसको हम 1 कुंटल डालते हैं, तो अभी हमने सियाई में सीखा कि लगभग हमें 30 किलो कार्बन मिल जाता है बना हुआ। और वो कार्बन अगर हम खेतों में डालते हैं तो कितने दिन में हमारी फसलों को मिलना चालू हो जाता है? जी भैया, देखिए भैया, कार्बन जो है हम हमारी फसलों को जितना भी हम मतलब पौधों में हमारा कार्बन आता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, वायुमंडल से आता है। ये कार्बन हमारे उसको सपोर्ट करता है, किसको? जो हमारे पोषक तत्वों का जो भंडार है उसको सपोर्ट करता है, जो भी हमारी मिट्टी में है, जो हमारे। जी ओम जी, ये क्षमा मांगते हैं। जी 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 जी, क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, और दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके फिर अपनी बात पुनः प्रारंभ करते हैं। तो कहाँ से ये छूट गया था, कोई बताएंगे? वो आप पाले दिखा रहे थे, पाले दिखा रहे हाँ, थे। केला आप बोल रहे थे, आप नारियल दिखा रहे थे लगाया आप। है और केला, लाल आलू, यहाँ से बात छूटी थी। आप मुझे
फिर से लेफ्ट हो गए। अरे वो फोन दादू ने बहुत अरे तेज दादू, बोल दिया ना। आपकी वजह से left हो रहा है। दादू आपकी वजह से लेफ्ट हो गए। अब आपने शरद भैया आपने गाय की बात पूछ ली है, अब दादू ज्यादा क्यों क्वेश्चन करते हैं? समझदार भी सारा काफी। मुन्नी लाल सर ज्यादा उसको वो नहीं करोगे यार आप। हम इशारों में बात कर रहे हैं। चलिए अभी जुड़ गए हैं, अभी जुड़ गए हैं। सभी, जी सभी भाइयों को ये नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है बीच में, जी बिल्कुल। तो आप क्या पुनः मैं करिए, अपनी बात को प्रारंभ। वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो बंद करेगा तो भी चलेगा, उसका नेटवर्क में आप आवाज भी आई तो भी ठीक है। चलिए जी आदरणीय। मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे मोबाइल से। अब मैं कहाँ तक सर? जी लाल आप आलू। लाल आलू के बारे में बता रहे थे, केला ये सब दिखा दिया आपने। हेलो हेलो, जी बोले। हाँ कहाँ तक पहुँच गए थे थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, लाल आलू का था, लाल आलू। अच्छा चलिए ठीक। अब जो विजिट करा रहे थे थोड़ा सा रोल मैं छिड़क रहा हूँ, तो हमारी जो बेड होती हैं 11, उन पे 41 पौधे लगाए जाते हैं एक बेड पे। देखिए जिन्हें हम 25 और 30 साल तक जिनका आनंद लेंगे, वो 10-10 फीट की दूरी पे हो तक जिनका आनंद लेंगे, उनका नाम भी बताएंगे, आमद भी बताएंगे। वो 40 फीट की दूरी पे होते हैं, 40 + 40। लेकिन 10 फीट की दूरी पे जो 5 फीट जो गैप है, 5 फीट में हमने वो अल्प आयु वाले पौधे में 4 हैं, वो गिना देता हूँ। 131 गन्ना है और 51 G9 का केला है, जो कि एक पेरी उसकी चलती है और उसमें पूरा संपूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में केला लगता है, और उसको केले को निकाल के और उस पेरी को काट दिया जाता है, फिर दूसरी निकलती है बगल में से। 1 साल उसका आनंद लेंगे, फिर तीसरी निकलेगी। इस तरह से उसका केले हम निकालते हैं। लेकिन जो वेस्टेज है उसको फेंकते नहीं है, उसका भी मैं अभी बताऊंगा। जो पेरी है ना मोटी, उसको फेंका नहीं जाता, उसके पत्ते को भी नहीं फेंका जाता। डालियां हैं, इनको हम फेंकेंगे नहीं, ना जलाएंगे। इनका अभी मैं प्रबंधन बताऊंगा। हमारी बहुवार्षिक अरहर है, जो साल में 2 बार आएगी। आप चाहें तो इसकी फल्ली के मिलेगी शुद्ध। ये बहुवार्षिक यानी 5 साल तक हमें इसको लेना है। और इसमें तीसरे नंबर पे है रेड लेडी का पपीता, जो ताइवान का होता है। तो ऊपर की परत होती काफी मजबूत होती देसी पपीते से। गन्ना, पपीता, अरहर और केला, इनको जो 10-10 फीट के दूरी के पौधे हैं, जैसे अनार है, अमरूद है, सीताफल है और संतरा है, मौसम्बी है, ये क्रमबद्ध तरीके अल्टरनेट तरीके से लगाए जाते हैं। और इनके जो गड्ढे हैं ये 18 इंच गहरे होते हैं, 18 इंच चौड़े होते हैं, 18 इंच लंबे होते हैं। इन्हें लगभग 6 से 7 इंच पहले घंजी उम्र से भर दिया जाता है, उसके बाद पौधे रोपित किए जाते हैं और फिर घंजी उम्र से और प्लस मिट्टी रेत से भरा जाता है। देखिए जो हमने 4 प्रकार के जो पौधे लगाए हैं, इसी में मिश्रित करके लगाए, इसकी कहाँ आवश्यकता है? क्योंकि इसमें जो अरहर है, वो अरहर पे हमारी मधुमक्खियां आती हैं,
और मधुमक्खी आती है तो जो हमने 2 दलीय अनाज लगाया है इसमें वो दूध को संचय करती है, फूल को संचय करती है। इसमें जो इसकी फलवार है, पैदावार है और अनाज की अधिकता है, वजन है, मिठास है, वो बढ़ता है। अब थोड़ा सा 2 दलीय अनाज पे जो हमारा अंतर्वर्तीय फसल है उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हमारी जो परंपरागत कृषि है वो मैंने उसका एवरेज खर्च निकाल के आता है लगभग 55,000 रुपये एक किसान को परंपरागत कृषि में। जैसे वो सोयाबीन या गेहूं ले, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है। पहले 36,500 आता था और अब आज की तारीख में ये आता है। लेकिन प्रथम वर्ष में ही हम 1 एकड़ में परंपरागत कृषि से 3 गुना अधिक आय ले रहे हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष में हमें ये 4 चीजों की आमद मिलने वाली है, केला, अरहर, पपीता और गन्ना। इनसे हमें मिलेंगे 74,900 रुपये। अभी हमने अनाज की क्रॉप को और सब्जी को नहीं जोड़ा है, क्योंकि अनाज की क्रॉप हमें यहाँ मिलने वाला लगभग। तो हम अंतर्वर्ती फसल पे आते हैं जो हमने प्लेन जगह में बेड पे लगाया है, क्योंकि जो हमारा गेहूं है उसमें असहजीवी जीवाणु रहता है और वो जड़ पे नहीं रहता है, जड़ से थोड़ा सा दूर रहता है, नहीं देती है तो मैं जड़ को क्यों कुछ दूं। लेकिन 2 सूर्य से संश्लेषण क्रिया करके जो शर्करा तैयार करता है वो अपनी जड़ों तक, उसका भी लंबा प्रोसेसिंग है क्योंकि उसी पे हम बोलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। तो वो वहां जो मीठी शर्करा तैयार करता है, एक दिन में 1 स्क्वायर फीट का पत्ता संश्लेषण क्रिया के माध्यम से 4.5 ग्राम कार्बोदक तैयार करता है, जिससे हमें 1.25 ग्राम अनाज एक दिन में सूर्य की संश्लेषण क्रिया से मिलता है। टनेज 1.5 ग्राम मिलता है। तो जो सहजीवी जीवाणु है वो हमारे जड़ की गांठ में बैठा हुआ है और वो पौधे की वहां मिठास ले रहा है। तब उसने मिठास ली है पौधे से, तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी पौधे को कुछ दूं। तो वो क्या है, नाइट्रोजन लेता है और वो नाइट्रोजन लेकर जहर रहता है उस यूरिया में। और वो यूरिया क्या करता है कि हमारी मिट्टी का स्वभाव, लेकिन यूरिया उन कणों को बंद, 2 कण, 3 कण, बहुकण रहते हैं। और ये जीवामृत जो है, पालेकर गुरुजी की जो विधि है, वो इनको बहुकण, 3 कण सर आप अपना ये वीडियो बंद करो और बहुत कट रही है बातें आपकी, ज्यादा समझ नहीं आ रही है। केवल आप जो है बोलें जी ओम। हम तो जी सर आप वीडियो बंद कर दें तो शायद स्पष्ट आवाज आ जाएगी। जो आप बोल रहे हैं वो सदन को सुनाई नहीं पड़ रहा।
हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीजें छूट जा रही है। तो ईश्वर चाहेगा तो हम आपके वहां आकर के देखेंगे, परंतु अभी आप जो चीजें बोल रहे हैं उसे कम से कम हम लिख लें। जी हमको जी जी अब देखिए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है अब। कि हमारे गेहूं की जड़ों को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। तो गेहूं की जड़ों को भी, यानी कि हाँ अच्छा गेहूं को भी बहुत अच्छे से नाइट्रोजन मिल गया, इसलिए हमने अंतर्वर्ती फसल 2 दलीय लगाई है। तो अब हम में जो वेस्टेज निकलेगा उसको, अभी मैंने जैसे एक बेड पे 41 पौधे बताए और उनकी दूरी 5-5 फीट है, और 5 फीट के अंदर जो बीच में वो 2.5 फीट के आसपास है। वो 2.5 फीट में 1 फीट चौड़ा, 1.5 फीट लंबा और 6 इंच गहरा हमने थोड़ा सा गड्ढा किया है। बिल्कुल 1.5 फीट वो लंबा है और 1 फीट चौड़ा है, 6 इंच गहरा है। हमने उसमें क्या किया है कि जो भी खरपतवार है उसमें वो गड्ढे में डाली है, क्योंकि हर एक पौधे के बीच में जो 2.5 फीट का गैप है, तो वहां हमने 1.5 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा और 6 इंच गहरा हर एक पौधे के बीच में ये बंधन किया है खरपतवार का। वहां क्या किया है कि उस पे खरपतवार डाल दिया, या भी जो भी वेस्टेज कचरा कूड़ा है वो डाल दिया, उसके ऊपर से हमने जीवामृत डाल दिया, फिर कचरा कूड़ा डाल दिया, फिर जीवामृत डाल दिया। जैसे ही खरपतवार कूड़ा होता है तो वहां हमने ये प्रबंधन करते गए, और हमने क्या किया है उस पे ये सब डाल के और एक तसला मिट्टी डाल दी। अब उसमें होता क्या है कि नीचे तब जीवामृत डलता है। जीवामृत बनता है देसी गाय के गोबर से। देसी गाय का जो गोबर है और पृथ्वी माँ के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, कहें कि हम पृथ्वी माँ के धनी हो सकते हैं, यानी कि ये भूमि इतनी हमारी है, हम उसके धनी हो सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं है। पृथ्वी माँ का मालिक असली है हमारा देसी केंचुआ, क्योंकि देसी केंचुआ नहीं होता तो बरसाती पानी का पृथ्वी माँ में भंडारण नहीं होता। आज जो हमने अभी मैंने बताया कि हमने इस तरह से ये प्रबंधन किया है, प्रथम तो वहां की खरपतवार नहीं उगती है उतने एरिया में। दूसरा, हमने खरपतवार को वहां डाला है। जब हमारे पौधे बड़े हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी केले का बताया, केले की जो पेरी है हम काटेंगे तो उसके हम 1-1 फीट के टुकड़े करके उसी में डालना है, जो मैंने 1 फीट बाई 1.5 फीट का बताया है। जो भी हम उसमें वेस्टेज हमारी डालिए ये वो सब उसी में डालते रहना। तो एक रूप में कहें तो हम नाडेफ कंपोस्ट वहां बन के तैयार हो जाए। तो गोबर के, गाय माता के गोबर के आकर्षण से वहां जो हमारा भू माता में देसी केंचुआ समाधिस्थ होके बैठा है, वो 2 कारण से बैठा है। क्योंकि ऊपर जहरीली मिट्टी हो गई है तो उसके कारण वो ऊपर नहीं आना चाहता है, और दूसरा यहाँ से डरता है। लेकिन अभी मैंने अपना रोल मॉडल दिखाया, यहाँ मुझे रोज ताजी ताजी विशेषता उनकी वहां दिखाया। साथ साथ मैं और कहूंगा, जो हमने वहां पे जो प्रबंधन किया है नाडेफ कंपोस्ट का है या उसके काले कूटे कचरे का, जिसमें जीवामृत डाला है, कचरे कूड़ा डाला है, थोड़ी सी मिट्टी डाली है, तो एक तरह से हमने वहां केंचुए की कॉलोनी बसा दी। और केंचुआ, ये प्रकृति का नियम है कि केंचुआ हमारा इस तरह की कृषि में, केंचुए की 1 साल में यदि उस क्षेत्र में 1 एकड़ में 1000
केंचुआ है तो वो 1 साल के बाद 80 लाख वहां केंचुए की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी कि उस भूमि में पूरी तरह से बरसाती पानी का भूसंचय होगा और वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अच्छे से कार्य करेगी। और जब पानी का भूभंडारण हो जाता है तो अक्टूबर महीने में प्रत्येक पौधों को पानी की आवश्यकता होती है और पानी का वहां भंडारण है तो केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से पौधा कहता है, पत्ता पौधे से कहेगा कि भैया मुझे पानी की आवश्यकता है और पौधा जड़ से कहेगा कि पानी लाइए, पौधे को हमको पानी वहां पानी उनको उपलब्ध हो जाता है जो और बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब दूसरी इसकी विशेषता बता, क्योंकि गाय का गोबर वहां डाला है जीवामृत के माध्यम से, घन जीवामृत के माध्यम से, तो केंचुए की जो कॉलोनी है वो फ्री नहीं बैठती। हमारा केंचुआ 365 दिन 2400 घंटे लगातार बगैर रुके बगैर थके कार्य करता रहता है। वो 15 से 18 फीट की गहराई तक नीचे जाता है और नीचे खाली नहीं जाता है, वो चुनखरी, मुरम, बारीक पत्थर, मिट्टी ये सब खाता हुआ जाता है और जो जीवांश है उन्हें भी खाता है, जो हानि पहुंचाने वाले दीमक और अन्य चीजें उन्हें भी वो खाता हुआ जाता है। और उसके अंदर एक ऐसा पार्ट होता है, उसकी आंतों में एक ऐसा ग्लाइंडर होता है कि इन सबको बारीक कर देता है और जिस छेद से वो जाता है उस छेद से वापस नहीं आता, दूसरा छेद बनाते हुए ऊपर आता है। तो उसमें उसके शरीर में से एक ऐसा स्राव होता है, एक ऐसा रसायन एक का स्राव होता है कि वो छेद में बनाता हुआ जाता है तो वो छेद को एक लेप छोड़ देता है ताकि वो छेद वापस मुझे नहीं। और ऊपर तब वो आता है तो अपनी विष्ठा को ऊपर लाके वो छोड़ता है। उस विष्ठा में सामान्य मिट्टी से अधिक मात्रा में 7% उसमें नाइट्रोजन होता है, सामान्य मिट्टी से अधिक मात्रा में 9% अधिक उसमें फास्फेट होता है और 11% अधिक उसमें पोटास होता है उसकी विष्ठा। 6% उसमें कैल्शियम होता है और 8% उसमें मैग्नीशियम होता है और 10% उसमें गंधक सल्फर होता है। बाकी सभी उसकी विष्ठा में सभी खनिज तत्व होते हैं। यानी कि ऊपर सतह में आकर अपनी विष्ठा को छोड़ता है और पुनः फिर वापस चला जाता है और वहीं वो अच्छे से कार्य करता है जहां आच्छादन हो, जहां गाय के गोबर से इस विधि से सुभाष पालेकर की विधि से कृषि की जा रही हो। तो इस तरह से वो अपना कार्य निरंतर करता रहता है। अब देखिए, एक तरफ तो वहां बरसाती पानी का बहुत अच्छे से भूजल संचय हो गया, दूसरी तरफ हमारा जलवायु मिट्टी का परिवर्तन हो गया जो जहरीले हो रहे हैं। तीसरा हमारा वहां ऑक्सीजन का भूभंडारण हो गया। मैं ऑक्सीजन और पेड़ पौधे पे थोड़ा सा आता हूं। आज अनेकों संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं में सब आ जाते हैं, सरकारी अमला से लेके प्राइवेट ने, एनजीओ ने, परिवार ने, सब अनेकों संस्थाओं के माध्यम से जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं
गांव हो, जंगल हो, पहाड़ हो या शासकीय संस्थान हो, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनमें से 95% तो वो पल्वित ही नहीं होते। 5% शायद वो पल्वित हो जाएं तो वो हमारे पेट की पूर्ति नहीं कर, क्योंकि वो पौधे ही ऐसे हैं, वो ऑक्सीजन ईंधन छाया दे सकते हैं, लेकिन हमें इस माध्यम से पौधे लगाएंगे तो हमारी पेट पूर्ति होगी, हमारी इनकम होगी और हमें ऑक्सीजन का भंडार भी मिलेगा, प्लस हमें 365 दिन ही वहाँ फल खाने को मिलेंगे। तो अभी 2 प्रकार के जो पौधे हैं उनकी आमद, उनकी संख्या अभी छूट गई है, तो लास्ट में उनका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आज जो है मैं सभी से पुनः विनम्र आग्रह के साथ ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से वृक्षारोपण करें, क्योंकि आप यदि 5 ppm रोज अपनी आने वाली पीढ़ी को जहर परोस रहे हैं और बहुत ही एक सच्चे माँ बाप का धर्म नहीं निभा रहे हैं। दूसरी ओर हम उन्हें फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आज जो फल ठेलों पे बिक रहा है बहुत ही जहरीला है, और हमारी जो नई जनरेशन है तब हम उन्हें फल ही नहीं देंगे तो वो आज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या इन पे निकल गई है। तब कि हमारा सुबह का जो भोजन होना चाहिए वो फल के रूप में ही होना चाहिए। अब मैं वापस अपने मुख्य विषय पे आता हूँ कि हमने जो मध्यकालिक पौधे हैं वो मध्यकालिक पौधों की संख्या है 130, और पहले मैंने जो अल्पकालिक पौधे बताए थे उनकी संख्या थी 244, जैसे उसमें केला, गन्ना, अरहर थी, पपीता। अब जो हमारे 130 पौधे हैं इसमें NMK 1 गोल्डन सुपर सीताफल है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत महंगा बिकता है। ये सीताफल की संख्या 80 है। इसमें रेड डायमंड का अमरूद है, वो अमरूद जिस पे लोगों की ज्यादा चाहत रहती है, जिस तरबूज की तरह अंदर लाल निकलता है, उसकी संख्या 20 है। फिर नागपुरी संतरा है जो कि हमारा देसी कहलाता है, पतला परत होती है उसकी संख्या 10 है। फिर हमारा मौसम्बी न्यू शेलर, ये इसकी संख्या भी 10 है। और फिर हमारा भगवा सिंदूरी सुपर अनार, इसकी संख्या भी 10 है। ये 130 पौधे हमने 10 हेलो। हाँ जी 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 हाँ। मुझे लगता है अभी हाँ बोले। आपका एक दिन और लगेगा, क्योंकि अभी हमारा हाँ जी अभी तो जी जी समय हो गया, ऐसा है ना। हाँ, समय बस हम मैं अभी 3 साल के बाद उपज देंगे
हमें 1,04,000 की आमद मिलेगी। और ये समय जो हमारे दीर्घकालिक पौधे हैं जो 100 साल तक हमें आमद देने वाले हैं, उनको फिर अगले सत्र में कभी उसका विस्तार करेंगे, जिनसे हमें 3,37,000 रुपए मिलेंगे। तो वो अगले सत्र में हम विस्तार करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हाँ जी, आदरणीय अशोक मीणा जी, आप जी गांव चांदपुर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उसी के साथ आपने एक और बात बतानी थी आपकी, कि आप आहार स्वास्थ्य पर भी आपका जी सेशन चलता है, आप उन पर भी मार्गदर्शन देते हैं। जी तो मैं फिर से आपको जी एक बार इनवाइट करूंगी हमारी इस योगाहार कार्यक्रम में, मगर अभी हैंड राइज हमारे बहुत है और 8 बजे तक हमारी क्लास है। तो मैं सबसे पहले जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, वो अपना प्रश्न करें। जी जी ओम, सदन को नमन। जी मैं रमेश मेहरा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूँ सर, और आपके पड़ोस जिले में ही है। तो एक तो हमें बहुत सही बढ़िया। लोकेशन बता दें कि कहाँ है, जी तो जब भी भोपाल आना होगा तो आपके फार्म पे आएंगे। और सर पहले जी जैसा आपने हमको जानकारी दी है कि पहले ही साल से इसमें जी आमदनी होने लगती है, तो मान लो कोई नया जी किसान इसमें आता है तो उसको जी खर्च कितना आएगा? जियो। हाँ, खर्च इसमें जो हम पूरा जो सिस्टम है इसका, ये हम खर्च जोड़ लें। यदि अपने स्वयं के ट्रैक्टर साधन है तो इसमें खर्च हमारा 30,000 के आसपास आएगा। 30,000 तो मतलब वो खेत प्रिपेयर होने में हो गया, फिर ये पौधे वगैरह सब लगाने में कितना आएगा? बीस हजार का डीजल ही डीजल है बस, मात्र ट्रैक्टर अपना। जी आदरणीय नहीं, प्रदीप वही राज। मेरा मतलब। और आजकल जो गड्ढे अपन करते हैं उसके लिए भी मशीन आती है छोटी। आवाज नहीं आ रही, आवाज। आदरणीय जी प्रदीप राज भैया जी, अपना माइक बंद कर दीजिएगा। हेलो। जी हेलो। आदरणीय, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, ये अपना 30,000 जो है अपना केवल पौधों को ही आना है। बाकी अपने संसाधन किसान है तो सब घर के ही रहते हैं। और हमने इन तरीकों को चुना था, तो हमारे 280 मीटर दूर है। हम गए, देखा, आंख मूंझ के हमने कहीं भी पौधे लिए, क्योंकि पौधों में भी बड़ी बीमारी होती है कि तब पौधा होता है तब बीत जाता है 3-4 साल 5। तो वो पौधा हमारे विश्वास पे करता है, वैरायटी का या कुछ होता है। तो पहले हम उस लेके गए तो उसका खुद का हमने बहुत बड़े प्लांट देखे, का अमरूद का, ड्रैगन का। तब आभास हुआ तो हमने वहां से बुलवाया उसे। जी। और जी आदरणीय अशोक जी, आपकी आवाज आवाज बहुत, आ रही? हाँ थोड़ा बीच बीच में कट रही है, क्लियर हाँ आवाज। हाँ 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 हाँ। अब मैं क्या है कि प्रॉब्लम, और फिर भी मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके रखा है। जी आवाज। हाँ हाँ, तो वही थोड़ा 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 कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं जी, मैं आगे जी आदरणीय जी प्रदीप जी राज वर्मा जी का हैंड राइज है, उनसे लेती हूँ। जी आदरणीय प्रदीप राज भैया। ओम, सदन को सादर प्रणाम। और मीना जी को बहुत सादर प्रणाम, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आज हमको दी है।
मीना जी से मैं पूर्व परिचित हूँ। हमने एक शिविर में पालेकर जी के एक शिविर में देखा था मीना जी को मैंने। तो मैं भी 75 बागवानी मेरी है। कल मुनीलाल यादव जी भी आए थे हमारे फार्म पे, किंतु उसमें कुछ कमी है, तो मैं आके आपके फार्म पे देखना चाह रहा हूँ। तो आपका नंबर आप दे दीजिएगा, हम लोग बहुत आएंगे। बढ़िया। जल्दी जल्दी हमारी टीम आएगी और आपके फार्म पे विजिट करके हम लोग जो गलतियां हैं उनको सुधार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर मेरा है आप 70। आप तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। जी, मैंने मोबाइल नंबर चैट अच्छा, बॉक्स में डाल दिया 70। है श्रीनिवास मीना जी का। और मैं जी। अब हाँ, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। आदरणीय रंजित कुमार जी का हैंड राइज है। जी आदरणीय, स्वागत है आपका, सवाल करिए। सभी सभा सदस्यों को मेरा ओम नमस्कार, प्रणाम। मैं खेती में उतरना चाह रहा हूं, लेकिन वही है कि मैंने कई मॉडल देखे, जैसे राजीव दीक्षित जी का भी है, टीसीबीटी भी है, सुहास पालेकर जी भी है और कुछ और भी मॉडल। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि कोई भी किसान अगर उतरना चाहे या यंग जनरेशन उतरनी चाहे, तो उनके लिए एक परफेक्ट मॉडल हो कि नहीं, ये सर्वे मॉडल ये हो। क्योंकि अगर कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या अपने एक परफेक्ट मॉडल हो सकता है अभी पूर्णतया भूमि के लिए कौन सा मॉडल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ताकि एक डायरेक्शन हो। अगर वो कंफ्यूजन डायरेक्शन रहे तो फिर मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन भी हो सकता है और उसमें नुकसान भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसके ऊपर मैं बादल ने जो भी अपने सभा के सदस्य मार्गदर्शन करना चाहे, क्योंकि मैं अभी एक मेडिसिनल औषधीय प्लांटों की शुरुआत करने चाह रहा हूँ। तो उसमें मैं बहुत सारे लोगों से मैं अभी नीमच मंडी भी जाके आया हूँ और बहुत सारे लोगों से राय भी लेना चाहूंगा कि मेरे को कैसे करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि मैं 1 साल के बाद मेरे को फिर खेती छोड़कर वापस वही मेरा जो बिजनेस है या जो भी मेरे धंधे है वही करने पड़े मेरे को। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खेती से जुड़ूं, लेकिन एक सही डायरेक्शन से जुड़ूं, ताकि मेरे को कभी वापस न मुड़ना पड़े और आगे आने वाली पीढ़ी को मैं ये कह सकूं कि नहीं, आप खेती करिए, आप कोई बिजनेस न करके खेती मॉडल ही करिए। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना चाह रहा हूँ। उसमें मैं सभा सदस्यों में जो भी मेरी हेल्प करना चाहे, मेरे पास लैंड है, इन्वेस्टर है, अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, तो जो भी मार्गदर्शन देना चाहे मैं उसका तय दिल से स्वागत करूंगा। और जो भी जहां बुलाएंगे मेरे को मार्गदर्शन करेंगे, मैं वो लेने को तैयार हूँ। तो प्लीज मेरे को इस बारे में बताएं। देखिए देखिए आदरणीय, हम कभी कभी लॉस वहां हो जाता है कि हमने अमरूद का ही अकेले का पौधा लगा दी पौधे लगा दिए। इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके के और 25 वैरायटी है। वो जो हमारा अन्य अंतर्वर्ती क्रॉप भी है। और इस तरह के मॉडल जो सुबह के हैं, इसमें विपरीत काल में भी, यानी विपरीत मौसम में भी, हवा, आंधी, पाला, इसमें भी इस तरह के मॉडल 90% सेफ खड़े जी। और देखिए, आपको पपीता ही पपीता लगाएंगे तो हो सकता है पूरा लॉस होने के चांसेज है। अमरूद या अनार लगाएंगे, इसमें तो अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा लॉस है, दूसरे में माफ जाएगा। तरीका और कारण है कि आपको प्रति महीने मिलने वाली, भाई अमरूद का आपने लगा दी, हो सकता है कि 2 बार ही मिले, पपीते का लगाया तो साल में हो सकता है 2 या 3 बार ही मिले। लेकिन इसमें तो आपको प्रति महीने मिलेगा। और बल्क में लगाएंगे तो आप मेड़ पे बैठे रहेंगे और उसमें व्यापारी आके आपकी खड़ी फसल दाम देके जाएगा। और आप कहता हूं कि राजा हो रंक, गरीब हो या अमीर, गवर्नमेंट वो एक बार है और तब वो रिटायर्ड होता है तो अपने पिछले जीवन को याद करके वो हरास और निराश होता है और आपको वो एकांत और अकेला महसूस करता है।
और तब वो प्रकृति के साथ में जाएगा, इस तरह की वो कृषि करेगा तो उसका बढ़ेगा, आनंद ही नहीं होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, और आयु ही नहीं बढ़ेगी, उसकी आमद बढ़ेगी, और वो इतना ही गरीब को रोजगार भी। जी हेलो। तो आप क्या है कि जो 25 वैरायटी के जो क्रॉप जैसे आप प्रारंभ करिए, और आपको बिल्कुल इसमें लॉस होने का चांस नहीं है। देख, हमने एक घर उजड़ेगा, 2 घर उजड़ेंगे, जी सर, थोड़ा सा आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है आपका, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ, मैं घूम रहा आप क्या है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम है। जी जी आदरणीय, अगला सवाल में आदरणीय प्रवीण बंसल जी है, उनका लेती हूँ, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसको, क्योंकि अब आवाज भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आदरणीय बंसल जी को सादर निवेदन करती हूँ, आप आइए जी। सभी को नमस्ते। मैं प्रवीण बंसल हूँ, नागपुर से, महाराष्ट्र से। मेरे पास 10 एकड़ संतरे का बगीचा है और हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसमें जो वृक्ष आयुर्वेद है उसको हम यूज करते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आवाज। जी आ रही है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे संतरे का बगीचा है पूरा 10 एकड़ का, तो इसमें मैं मल्टी क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, लेकिन समस्या क्या आती है कि जो हम लोग 1-1.5 महीने के लिए तान पे छोड़ते हैं अपने बगीचा, तो हाँ। उस टाइम पे फिर हम कुछ लगा नहीं पाते, हम पानी बिल्कुल नहीं देते झाड़ों को, पेड़ों को। तो ऐसा क्या कौन सी फसल लगाई जा सकती है कि जो मैं मल्टी क्रॉपिंग कर सकूं? और पानी जब हम छोड़ेंगे, अभी जनवरी 15 से हम लोग पानी छोड़ना चालू करेंगे इसमें, तो ऐसी कौन सी फसल मैं इसमें ले सकता हूँ जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो? नहीं, पानी की आवश्यकता हाइट कम क्या की हो बात गई नहीं। है, कितने डिस्टेंस से? ये तो करीब 8-10 साल के झाड़ हैं, और फ्रूट हर साल ही फ्रूटिंग है इस पे। हाँ, नहीं, इसका डिस्टेंस क्या है, कैसी कितनी दूरी पे है, कितनी ये बना ली 10 है? तो अब अगर 10 देखें बाई उसको 10 बाई 12 पे लगे हुए हैं ये। हाँ, बीच में क्या ले रहे हैं अभी? बीच में अभी कुछ नहीं ले रहे हैं, खाली है पूरा। अच्छा। तो आप इसमें हल्दी अदरक ले सकते हैं, अरबी ले सकते हैं, जिम्मी के, लेकिन बेड पे हल्दी है और क्या ये? अदरक है? नहीं, बेड पे है, पौधे बेड पे लगे हुए हैं या प्लेन जगह में ही सब लगाए हैं? नहीं, ये पेड़ लगे हुए हैं, मतलब नहीं, पेड़ तो लगे हैं, प्लेन जगह। हाँ, प्लेन जगह पे लगे हैं। प्लेन जगह पे हमें नहीं, बेड बना के ही लगानी चाहिए, क्योंकि पालेकर गुरुजी की जो विधि है वो बेड पे ही है, और हर चीज को बेड पे ही हम लगाएं, केवल गेहूं छोड़ के। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, तो ये मैंने 2 आप साल बेड पे लगाएंगे जी। अशोक जी, ये मैंने 2 साल पहले ही खरीदा है, तो मेरे को ये लगा लगाया बगीचा खरीदा था मैंने। अच्छा। अब उन पे बेड बना दीजिए आप, तब भी आपकी फसल निकल जाए। और ऐसा खाली समय हो तो बेड बना, और बेड पे आप दूसरी अन्य क्रॉपें बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो और बेड बना हमारी सिंचाई का 3 तरीके हैं। हमारी सिंचाई के 3 तरीके हैं। एक तो वही ड्रिप सिस्टम, और दूसरा है माइक्रो स्प्रिंकलर। इससे हम क्या करते हैं कि जीवामृत को छान के और आसानी से बगैर पीठ पे पंप टांग के ही उस पे हम स्प्रे कर देते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर से।
और अशोक तीसरा जी है मैंने हमारा अभी रेन पाइप। अशोक जी मैंने अभी